हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम एक बुक से इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे। बुक नेम इज़ मास्टर योर इमोशंस। इट्स ऑथर इज़ थेबिस म्यूरिस। कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग थोड़े से कम इमोशनल होते हैं। हम जानेंगे कि हम किस तरह से इमोशंस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये कि हम किस तरह से अपने इमोशंस पे काबू पा सकते हैं। हम में से सभी की ज़िंदगी में हाइज़ एंड लोज़ आते रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम ये है कि हम जब मायूस होते हैं या मगमूम होते हैं या गमगीन होते हैं तो तब हम अपने इमोशंस पे किस तरह से कंट्रोल पाएँ। इमोशंस हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है और हम सारे काम बहुत आराम, सुकून और बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो सब कुछ जैसे बेजान सा लगता है, किसी चीज़ में हमारा दिल नहीं लगता। फिर यूँ लगने लगता है जैसे पूरी दुनिया में सबसे बुरी ज़िंदगी मेरी ही है। इस वीडियो से आप ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिससे आप अपने ख़राब मूड पे, अपने डर, अपने खौफ पे काबू पा सकेंगे। इस बुक के 4 हिस्से हैं। चारों हिस्सों पे अलग अलग हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि इमोशंस आखिर हैं क्या और इन पे हम किस तरह से काबू पा सकते हैं। तो चलिए फिर पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पहला हिस्सा है इमोशंस क्या हैं। ह्यूमन भी बाकी स्पीशीज़ की तरह सरवाइव करता है। पहले के ज़माने में इंसान को हर रोज़ मौत का डर हुआ करता था। इसके अलावा कम्युनिटी में से अगर निकाल दिए गए तो रिजेक्ट होने का डर हुआ करता था। बड़ी सज़ा मिलने का डर हुआ करता था। जंगली जानवरों का हमला, जंग, लड़ाई, इस तरह के हादसात हर रोज़ हुआ करते थे। ह्यूमन ब्रेन इसी तरह से अपग्रेड हुआ है, इसी तरह से बना है, इसी तरह से इसकी बेस बनी है। आज के ज़माने में ना तो इतनी ज़्यादा जंग है, वॉर, लड़ाई और ना ही रिजेक्शन का कोई ख़ास डर है। लेकिन फिर भी हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन उसी तरह से वाइड है। हमारा माइंड इमेजिनेशन से इतना ज़्यादा भर जाता है कि हम इमेजिन करते करते बहुत ज़्यादा मायूस, उदास और बहुत ज़्यादा बुरे मूड में चले जाते हैं। अगर मैं अपने बॉस से ये कहूँगा तो वो मुझे कहीं जॉब से निकाल ना दे या उनको मेरी बात बुरी ना लग जाए। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो वो इसका ये जवाब देंगे। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो वो क्या सोचेंगे, ये सब सोचना। या फिर ये कि मैं अपने किसी दोस्त या स्पाउस से अगर ये कहूँगा तो वो इसका क्या जवाब देगा, या मैं ये कहूँगा तो ये ना हो जाए, वगैरह वगैरह। असल में ये सब हुआ तो नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। अच्छी बात यह है कि हम अपने दिमाग को किसी भी चीज़ से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हम अपने ब्रेन को रीवाइड कर सकते हैं और इसी तरह हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज के दौर में डोपामिन की बहुत ज़्यादा बात होती है क्योंकि डोपामिन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब हम खाना खाते हैं, कोई खेल खेलते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमारे दिमाग से खुशी का हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमें बहुत अच्छा महसूस करवाता है। यही डोपामिन है। पहले के दौर में लोग यही सब कुछ करते थे और जब वो खाना खाते थे तो उन्हें खुशी महसूस होती थी, वो डोपामिन रिलीज़ होता था, तो इसीलिए वो खाना खाना नहीं भूलते थे। लेकिन आज के दौर में क्या है कि डोपामिन और बहुत सी चीज़ों से मिलता है। इसमें एक बड़ी चीज़ ये गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह है या कोई भी दूसरी इंटरनेट पे कोई भी दूसरी गैजेट। और इस तरह आज लोग सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह से डोपामिन लेने लगे हैं और इस तरह लोग धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इससे एडिक्ट हो जाते हैं। और यूँ हमारा मेन सोर्स ऑफ डोपामिन खाने से शिफ्ट होके ये सब चीज़ें बन जाती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग फ़ोन को खाने पे प्रायोरिटाइज़ करने लगते हैं।
हमें फ़ोन यूज़ करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम अपना खाना खाना ही भूल जाएं या उसको डिले कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा एडिक्टेड आप हो चुके हैं। हमारा दिमाग इसी तरह से वायर्ड है कि हमें जब भी कोई चीज़ जो कुछ भी अच्छा मिल जाता है तो हम थोड़े वक्त के बाद उससे बोर हो जाते हैं और फिर किसी नई चीज़ की तलाश में निकल खड़े होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी ने एक कार ली है तो वो कुछ अरसे बाद उससे बोर होकर उससे भी अच्छी कार की ख्वाहिश करने लगता है। लेकिन एक्चुअली हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशी हमारे ही कंट्रोल में है। लेकिन हैप्पीनेस का ये है कि वो घटती और बढ़ती रहती है। जैसे कि किसी के अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो फिर भी अच्छा महसूस नहीं करेगा। आपके साथ क्या होता है उससे बहुत कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपके साथ जो हुआ और उस टाइम आपने क्या महसूस किया या आपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया, असल चीज़ वो होती है। और जो कुछ आपके साथ होता है उस टाइम आपका बिहेवियर कैसा रहा, आपकी हैप्पीनेस इसी चीज़ से घटती और बढ़ती है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि ईगो क्या है। ईगो कई बार हमें मुश्किल में डाल सकती है। ईगो आती है आइडेंटिटी से। जब आप किसी भी चीज़ से ख़ुद को रिलेट करने लगते हो तो उस चीज़ से मुतालिक आप में ईगो आती है। किसी भी चीज़ को जब आप ओन करते हो तो आप में ईगो आती है। जैसे आप रिलीजन को ही देख लें, रिलीजन तो सबका होता है, लेकिन जब आप रिलीजन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो आप उस रिलीजन को ओन करने लगते हैं, और जब उसके बारे में आप कुछ भी ऐसा बुरा सुनते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है और आपके इमोशंस पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है और आपका बिहेवियर ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग रिलीजन के पीछे कुछ लोगों का कत्ल भी कर देते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। जो भी इंसान सेल्फ अवेयर है और रियलिटी को जानता है वो ईगोइस्टिक नहीं होता। जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी उसके अंदर उतना ही ईगो कम होगा। आप सेल्फ अवेयरनेस मुख्तलिफ बुक्स पढ़कर, मेडिटेशन से, नमाज से, किसी भी तरह से ला सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है रियलिटी को देखना, जो जिस तरह से है उसको उसी तरह से देखना। एक आईफोन लेना बहुत से लोगों के लिए एक नॉर्मल बात नहीं होती। वो उसे एक नॉर्मल फ़ोन की तरह नहीं लेते, बल्कि वो उसे अपनी आइडेंटिटी समझ लेते हैं। वो आईफोन से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और इसी तरह आईफोन की वजह से उनमें ईगो आ जाता है। और अगर उसी शख्स में सेल्फ अवेयरनेस होगी तो वो समझ पाएगा कि ये सिर्फ़ एक फ़ोन है और ये कि इससे मेरी अंदर की वैल्यू नहीं बढ़ती। खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे अपने करैक्टर में अच्छी खूबियाँ भरना होंगी। इसके साथ साथ नॉलेज और अच्छे बिहेवियर से सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलिटी बढ़ेगी। लेकिन एक ईगो वाला इंसान इस चीज़ को नहीं समझ सकता। ईगो किसी चीज़ की भी हो सकती है। जैसे कि अगर किसी को दूसरों से अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है और वाह वाह पसंद है तो वो शो ऑफ़ करेगा ताकि दूसरे लोग मेरी तारीफ़ करें, मुझे प्रेज़ करें और वाह वाह करें। इससे उसका डोपामीन रिलीज़ होगा और वो ईगो उसकी और ज़्यादा पावरफुल होगी। ईगो में ये भी होता है कि आप हर चीज़ दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी चीज़ मेरी हो जाए, या मैं ये करूं तो दूसरे को ये करना चाहिए, या अगर मेरे पास फ़लाँ अच्छी चीज़ है तो दूसरे को ज़रूरी है कि वो मेरी तारीफ़ ही करे, वो मुझे प्रेज़ ही करे। इन शॉर्ट, आप अपनी आइडेंटिटी खुद से नहीं बल्कि दूसरे लोगों से या दूसरी चीज़ों से तय करते हैं। जैसे कि आईफोन की मिसाल, बड़ी कार लेने की मिसाल। ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, लेकिन इनको अपनी ईगो का मसला बनाना बुरा है। आप ये चीज़ें सिर्फ़ इसलिए लेते हो कि लोग मेरी वैल्यू करें, मेरी प्रेज़ करें, सब मुझे मुड़ के देखें, मेरे लिए वाह वाह करें। इसी तरह एक ईगोइस्टिक इंसान के साथ जब कोई इमोशनली अटैच हो जाता है तो उसको लगता है कि ये मेरा है और मैं इसको जिस तरह से चाहूँ कंट्रोल करूँ। कई बार बहुत सारे लोग अपने दोस्त या स्पाउस या
किसी भी ऐसे क्लोज रिलेशन को जिसको उसने खुद बनाया होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये मेरा है या मेरी है, इसलिए जैसे मैं चाहूँ ये उसी तरह से एक्ट करे और उसी तरह से बिहेव करे। तो इससे क्या हुआ, इससे ईगो आया। जब किसी भी चीज़ या किसी इंसान, किसी शख्स, किसी रिलेशन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो वहाँ ईगो आ जाता है। और ईगो आपके बिलीफ से भी कनेक्टेड है। जितना भी आप किसी चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखोगे उतना ही ईगो उस चीज़ से मुतल्लिक आप में ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर कोई ज़्यादा रिलीजियस इंसान है तो वो ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अमूमन 80% ऐसा ही होता है। ऐसे ईगोइस्टिक इंसान को अगर कोई समझाए तो वो समझना नहीं चाहता, वो उसको कोई भी बात समझ नहीं आती, इसलिए क्योंकि वो समझना नहीं चाहता। ईगो आपको हमेशा रियलिटी से बहुत दूर ले जाता है और ईगो दूसरी ईगो से कंपैरिजन भी करता है। जैसे कि एक रिलीजन वाला इंसान दूसरे रिलीजन वाले इंसान से हर वक्त खुद को कंपेयर करता रहता है या अपने रिलीजन को कंपेयर करता रहता है। ईगो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। जिस इंसान में ईगो होता है वो यही चाहता है कि हमेशा उसी की बात को सही समझा जाए और वो ये बिलीफ भी रखता है कि वो एक सिर्फ वही ठीक है और बाकी सब इंसान गलत हैं। उसी के रूल्स जो हैं वही ठीक हैं और बाकी सबके रूल्स जो हैं वो गलत हैं। कुछ लोगों में खुद में जिनमें कोई चीज़ या कोई खूबी ऐसी नहीं होती, कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं होता जिस पे वो ईगोइस्टिक हो, तो वो इसके लिए दूसरे लोगों को यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त के पास तो ये बड़ी कार है, या मेरे दोस्त ने तो फ़लाँ डिग्री हासिल की है, या मेरे दोस्त के पास ये वाला फ़ोन है, इस टाइप की चीज़ें। और ईगो की वजह से ये भी होता है कि जब कोई बात आपके फेवर में होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई आपके अगेंस्ट बात करता है या कोई ऐसी बात जो आप में ठीक नहीं है तो वो उसको पॉइंट आउट करता है या उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता है, तो आप पे से बाहर हो जाते हो, आप अग्रेसिव हो जाते हो और इसी की वजह से आप में नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा हाई हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई दूसरा आपसे इख्तिलाफ़ करता है, उसकी राय और है और आपकी और है, तो उसकी राय का भी एहतराम करना चाहिए और उसकी बात को भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हो सकता है वो ठीक हो और मैं गलत हूँ। अब तीसरे नंबर पे बात करेंगे हाउ इमोशन वर्क्स। आप हर वक्त हैप्पी नहीं रह सकते। इसके लिए अगर आप ट्राई भी करो तो हो सकता है आप खुद को खुद ही ब्लेम करने लगो कि क्यों मैं ही हर वक्त हैप्पी क्यों नहीं रह सकता। अगर आपको सैडनेस फील हो भी रही है तो फील होने दो और उसे इग्नोर करो। खुद ही थोड़े वक्त के बाद वो सैडनेस की फीलिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे निकलने के लिए आपको माइंड को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को फोर्स करोगे उतना ही आप इसमें और ज़्यादा धंसते चले जाओगे। बल्कि आपको इसके लिए क्या करना है, आपको उस चीज़ से निकलने के लिए ख़ुद को किसी और चीज़ में बिज़ी कर देना है, किसी अच्छे काम में, किसी अपनी हॉबी में या किसी आपके रोज़मर्रा काम में ख़ुद को बिज़ी रखना है। क्योंकि नेगेटिव इमोशंस हमेशा ही गलत नहीं हो सकते। नेगेटिव इमोशंस के कई दफ़ा कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में आपके कम मार्क्स आए हैं या बहुत पुअर मार्क्स आए हैं तो आप सैड होंगे और इस सैडनेस का ये फ़ायदा होगा कि आप इसके लिए और ज़्यादा मज़ीद मेहनत करने लगेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप पहले से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे और जब आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो जो इससे प्रीवियस एग्ज़ाम में आपके पुअर मार्क्स आए थे तो उस टाइम जो आपने सैडनेस फील की थी उसका एक तरह से आपको फ़ायदा ही पहुंचा, क्योंकि इसके लिए आपने मज़ीद कोशिश की। अगर वो सैडनेस ना होती तो आप मज़ीद कोशिश ना करते। डिप्रेशन एंड नेगेटिव फीलिंग्स चली जाती हैं, लेकिन आपको कभी भी उम्मीद, होप नहीं छोड़नी चाहिए। आपको इस चीज़ पे बिलीव रखना होगा कि हर अंधेरे के बाद एक रोशनी की किरण ज़रूर आती है। कुछ लोग हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वो गिव अप कर लेते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो खुद को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा ब्रेक लें और कुछ अर्सा बाद फिर दोबारा उठ खड़े हों और ट्राई करें। तो ऐसा करने से आप उस नेगेटिव
टाइम पीरियड से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव सीखेंगे। इमोशंस आपको सिग्नल्स देते हैं कि ये गलत है, इससे बाहर निकलो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको चोट लगी है, आपके हाथ पे या आपके पाँव पे चोट लगी है और आपको पेन फील हो रहा है, तो फिर आप यकीनन डॉक्टर के पास जाओगे या उसका कुछ ना कुछ क्योर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको हाथ पे या पैर पे चोट लगी है और आप उसकी पेन फील नहीं कर रहे, तो यकीनन आप फिर उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, कौन सा इसमें कोई पेन हो रहा है। तो इमोशंस भी इसी तरह हैं। जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते और हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होता, तो हमारे इमोशंस जो हैं वो उस हिसाब से डिप्रेस्ड या अच्छी फीलिंग्स नहीं हमें दे रहे होते। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम उसको क्योर करते हैं, खुद के लिए ब्रेक लेते हैं या खुद को किसी और चीज़ में बिजी करते हैं, या फिर उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उससे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप कोई जॉब करते हैं और आप कंटिन्यूसली डिप्रेशन में हैं, तो या आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो वो जो इमोशंस हैं वो आपको ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है, वो जॉब आपके लिए ठीक नहीं है, दैट्स वाई आपको अच्छा फील नहीं हो रहा। ये फीलिंग कभी कभार होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये कॉन्टीन्यूसली हो रही है तो फिर ये सही बात नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए कि कोई कुछ और करो, कुछ ऐसा जो आपके दिल को लगे, क्योंकि वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो इमोशंस हैं, वो आपको इशारा दे रहे हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपको सुकून नहीं दे रहा। इमोशंस आते हैं और जाते हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही इनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ये और ज़्यादा वर्स्ट होते चले जाएंगे। आप अपने इमोशंस पे जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। आपको ये माइंड में रखना है कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, बस इमोशन बस एक कुछ टाइम का पॉपअप है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि फ़ोन में आया एक मैसेज, अगर आप उस मैसेज को पढ़कर इमोशनल नहीं होते तो वो जस्ट एक मैसेज ही रहेगा जिसको आपने बस रीड किया और छोड़ दिया। अगर आप अपने इमोशंस को और ज़्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप डेली डायरी में लिखिए कि आज इस वक्त फ़लाँ टाइम पे मुझे कैसा फ़ील हुआ। और फिर जब आप डायरी में लिखे अपने उस इमोशन को कभी बाद में रीड करेंगे तो आप उसको एक टाइम पीरियड की बात समझोगे और आप समझेंगे, आप फील करेंगे कि ये तो बस एक छोटी सी बात थी। जब हम पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, यानी कि हम हर चीज़ को अच्छा पॉजिटिव वे में देख रहे होते हैं और हम अच्छी फीलिंग्स, अच्छे इमोशंस में होते हैं। आपको सब कुछ पॉजिटिव लगता है और हर चीज़ पॉसिबल लगती है, न्यू आइडियाज़ आते हैं। एंड इन द अदर केस सब कुछ जब आप नेगेटिव हो रहे होते हैं तो आपको सब कुछ ख़राब लगता है, आपको हर चीज़ इम्पॉसिबल दिखती है। आप जो भी देख रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, उसको आपको डाउनफॉल्स और नेगेटिविटी ही नज़र आएगी। आपके इमोशंस डाउन होते चले जाएंगे। इमोशंस एक मैग्नेटिक पावर है। जब आप पॉजिटिव होंगे तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव चीज़ों को और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होते चले जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपको अपने दिमाग में ड्रामा बनाना बंद करना होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा और आपको इनको इतना ज़्यादा डीपली नहीं सोचना चाहिए। कई बार हम सिंपल सी सिचुएशन को सोच कर इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो हमें बहुत मुश्किल लगने लगती है। जो भी लोग अपने नेगेटिव पार्ट पे, अपने नेगेटिव थॉट्स पे मुसलसल सोचते चले जाते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा अफसरदा और उतने ही ज़्यादा सैड होते चले जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग खुद को खुद ही हर वक्त बोलते रहते हैं या महसूस करते रहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी शक्ल ख़राब है, मेरे साथ लाइफ में हमेशा बुरा ही होता है।
मेरी औकात नहीं है, मेरी लाइफ ख़राब है। आप जितना ज़्यादा इस तरह नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर तारी करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम ये सब कुछ अनकॉन्शियसली करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम किस वक्त उन थॉट्स में चले गए हैं, नेगेटिविटी में चले गए हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी आदत ही बन गई। बुक में लिखा है कि इमोशंस इतने भी बुरे नहीं होते, लेकिन जब वो नेगेटिव थॉट्स बनते हैं तो वो हम पे ज़्यादा तारी होते चले जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी सफ़रिंग की वजह बनते हैं। जैसा कि अब कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, ये नहीं किया तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अब मुझे क्या करना होगा, मेरे साथ बुरा ही होता चला जा रहा है, बस वगैरह वगैरह। इन तमाम थॉट्स से कोई भी सॉल्यूशंस नहीं आते, उल्टा ये चीज़ों को मज़ीद ख़राब करते चले जाते हैं। डेस्क पे बैठे लोग काम करते हुए टायर्ड नहीं होते, लेकिन वो सोच सोच कर टायर्ड हो जाते हैं। जैसे कि आज का दिन बेकार है और मैं फिर भी काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना ही है, और ये भी सोच रहे हो कि मेरा काम कितना बुरा है। इस तरह से क्या होता है कि आपकी दोनों तरह की एनर्जीज़ कंज्यूम होती हैं, क्योंकि दोनों एनर्जीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगती है क्योंकि ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। प्रॉब्लम असल में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि आप अपनी सोचों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, बहुत ज़्यादा उनको टाइम दे रहे हो, उनको बहुत ज़्यादा खुद पे तारी कर रहे हो, इसलिए वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए भी स्ट्रेस बढ़ जाता है क्योंकि हम फ्यूचर और पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो मोमेंट चल रहा है उस मोमेंट के बारे में कम सोचते हैं। जैसे कि अगर कोई शख्स चाय पी रहा है तो वो बजाय चाय को एंजॉय करने के लिए अपने पास्ट की जो नेगेटिव थिंग्स थी वो उनके बारे में सोचने लगता है, या फिर वो अपने फ्यूचर के बारे में प्लान्स करने लगता है, या वो ये सोचने लगता है कि अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा। हालांकि वो अगर सिर्फ अपनी चाय को एंजॉय करे तो वो उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स ज़्यादा अच्छी होंगी और उसको चाय का टेस्ट मज़ीद अच्छा लगेगा। लेकिन वो उस वक्त पे भी कुछ ना कुछ और सोचता है जिसके लिए वो अपनी चाय को सही तरह से एंजॉय नहीं कर पाता। अगर कोई प्यार में है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, वो ना तो फ्यूचर के बारे में सोचता है और ना ही पास्ट के बारे में, वो सिर्फ उस मोमेंट के बारे में सोचता है जो वो गुजार रहा है, इसलिए वो बहुत अच्छा फील करता है। इस बुक में इमोशंस को मास्टर करने की जो डिटेल्स बयान की गई हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।